अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूँ अरसलान खोकर। एक तरफ है गज़ा का मामला, मुसलसल उसके बारे में मुख्तलिफ खबरें और चीज़ें सामने आ रही हैं, जहाँ पर एक बड़ी ख़तरनाक खबर सामने आई। गज़ा के अंदर ख़तरनाक तरीन जो अमरीकी साख के ममनुआ थर्मोबैरिक बॉम्ब्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया। क्या है ये, और ये ममनुआ चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया गया, इस पर ख़ुद में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिर हमने गज़ा के अमन बोर्ड की भी बात करनी है, कैसे वो आगे बढ़ेगा, क्या उसका कोई स्ट्रक्चर है, कुछ चीज़ है, कैसे आगे बढ़ना है। कश्मीर के मामले को लेकर जो बोर्ड ऑफ पीस है, क्या वो एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि बार बार इसकी बात कश्मीरी खुद भी कर रहे हैं। हमने भी उस दिन कश्मीर डे पर इसकी बड़ी डिटेल बात की। फिर बैनुल अक़वामी दुनिया अब क्या सोच रही है इस सारी सिचुएशन के बाद, जहाँ पर वेनेजुएला में जो कुछ हुआ, उसके बाद 3 और ममालिक हैं जिन पर यह ख़तरा है। फिर ईरान अमरीका जंग है, आबनाए हुर्मुज़ की बात हो रही है। अगर उसका रास्ता बंद होता है तो दुनिया की मईशत एक अलग पैराए पर खड़ी हो जाएगी। इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट मामला था डायलॉग को लेके ईरान और अमेरिका का, उसके पेंडिंग होने से क्या खदशात या क्या खतरात पैदा हो गए, इस पर भी बात करेंगे। फिर इसराइल का मुसलसल जारहाना दहशत गर्दाना एक बिहेवियर है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और जिस तरह से इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी सेम वही ऑपरेंडिस जो है ना, वो वही उसी तरह ऑपरेट कर रही है, वही मॉडस ऑपरेंडाई इस्तेमाल कर रही है जो भारत की नटोरियस बदनामे ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी, जो दहशतगर्द इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन अब मामलात ऐसे हो गए हैं इस ग्लोबल वर्ल्ड में कि हर मुल्क दूसरे मुल्क के मसले के साथ जुड़ा है, हर किसी का अमन दूसरी सरहद के अमन के साथ जुड़ा है। अफ़गानिस्तान को लेंगे, उसकी भी बात करेंगे। जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसको ये पता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द तंजीमें मुख्तलिफ नामों से, जो टूट फूट का भी शिकार हुई, मुख्तलिफ नामों से काम कर रही हैं, और उन सब का इस वक्त अगर मैं एजेंडा देखूँ तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम है। अभी आपने हालिया बम धमाके भी देखे, आपने बलूचिस्तान में 12 मकामात पर एक साथ एक दहशतगर्द तंजीम का अटैक भी देखा। आपने सब कुछ देखा और हमने बहुत जल्दी उसको बेहतर तरीके से उसका रिस्पॉन्स किया, चूँकि हम बहुत सारी चीज़ों पर तैयार थे। इंटेलिजेंस ऑपरेशन की बुनियाद पे हमने एक दिन पहले बहुत चीज़ें कैडर कर ली थी। लेकिन ख़तरात जो मौजूद हैं वो हैं इस बैनुल अक़वामी तनाज़ुर को लेकर। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर वजिया सईद माहिर आलमी उमूर हैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी माहिर आलमी उमूर भी हैं, एंकर भी हैं और बहुत शानदार तजज़ियाकार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। गुल आयशा भट्टी साहिबा माहिर आलमी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया तीनों का, तीनों ने ज्वाइन किया। डॉक्टर वजिया प्लीज़ पहले ज़रा ये जो इस वक्त सिचुएशन ईरान और अमेरिका डायलॉग्स को लेके थी, बड़ा होपफुल थी दुनिया कि ये मामला तो बेहतर तरीके से हो जाएगा। पाकिस्तान को भी खबर आ रही थी कि बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर वो पेंडिंग हो गए और अब अमेरिका कह रहा है जी माने जो हम कह रहे हैं, नहीं मानेंगे तो बस इसके फिर रेप्लिकेशंस है। देखिए अरसलान, सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि ठीक है ये चीज़ आ रही थी, लेकिन जो मेरा जो ज़ाती एक तज्ज़िया था वो ये था कि मुझे मुज़ाकरात कभी भी कामयाब होते हुए नज़र नहीं आए। क्योंकि अगर आप पुरानी हिस्ट्री को देखें ना, जिस तरीके से ईरान और यूएस की जो डील्स चलती आ रही हैं और उसमें जो अमेरिका की तरफ से जो शराइत हैं, और फिर आपने देखा कि ईरानी क़यादत भी अपने मौक़िफ़ पर बड़ी सख्ती से कायम है। तो उस सूरत हाल में जब तक दोनों साइडें, अगर आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहते हैं, मसले का हल निकालना चाहते हैं, तो दोनों को अपने अपने मौक़िफ़ से थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी, थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। अभी खबरों में देखिए दो जानिब से डिफरेंट खबरें आ रही हैं। ईरान कह रहा है कि वो जो है अपने यूरेनियम की अफजूदगी को नहीं रोकेगा, जबकि अमेरिकन मीडिया जो है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि ईरान ने दरपर्दा इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि अगर अमेरिका अपनी सैंक्शंस जो है वो ख़त्म करे ईरान के ख़िलाफ़, तो ईरान जो है जो उसका हाईली जो उसने अफजुदा यूरेनियम उसने रखा हुआ उसकी लिमिटेशंस कम करेगा और उसको मज़ीद आगे बढ़ने से रोक देगा, ताकि न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव का जो खदशा अमेरिका जाहिर कर रहा है या दुनिया कर रही है वो ख़त्म किया जा सके। लेकिन इस सूरत हाल में बहुत सारी बातें आ रही हैं। अमेरिका एक तरफ जो है उसने अब्राहम लिंकन और उसके साथ जो सपोर्टिव उसके जितने भी हैं वो अपने हमला करने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। ईरान ने जो है जाहिर सी बात है उसको भी अपने दिफा का हक हासिल है और उन्होंने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसको बंद करने की भी तैयारी पूरी कर रखी है। इस सूरत हाल में जबकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़ जहाँ पर अमेरिका की वो मौजूद हैं अपनी दिफाई बेसिस, उनको यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से जो शदीद जवाबी कार्रवाई होगी उसका नुकसान जीसीसी कंट्रीज़ को भी उठाना पड़ेगा। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इस वक्त काफ़ी हद तक ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं और वो जंग के लिए तैयार भी हैं। लेकिन बहरहाल
देखा आपने कि ट्रंप ने एक दिन कहा था, काफ़ी कुछ दिन पहले की बात है, 1.5 हफ्ता पहले, उन्होंने कहा था कि ईरान पर हमला कर दिया जाएगा विद इन 24 या 48 आवर्स, और उसके बाद वह नहीं किया गया। और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि ईरान ने उन मुजाहिरीन को जो है फांसी देने से रोका और मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। तो इस वक्त आप देखिए कि नेतन्याहू की तरफ से जो उनका दौरा गालिबन स्टार्ट हो गया या होने वाला है अगले चंद घंटों में, उसकी तरफ से ये प्रेशर है इसराइल की तरफ से अमेरिका को कि हर सूरत ईरान पर हमला किया जाए। लेकिन ईरान पर हमला करना जो है वो गालिबन तीसरी जंग अजीम की तरफ पहला कदम हो जाएगा। तो अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा अगर इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है, थोड़ा सा अगर टाइम लिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में वो बहुत कुछ सोच रहे हैं और बहुत कुछ प्लान भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर सजाद बुखारी साहब, पहले मामला डायलॉग तक आ गए, फिर क्या वजह हुई कि डायलॉग से बिल्कुल पीछे अचानक इसको कैंसिल कर दिया गया? फिर बड़ी सख्त एक स्टेटमेंट सामने आ जाती है कि जी ईरान मुआहदा नहीं करेगा तो बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, ईरान बड़ा मुश्किल में फंस जाएगा। ईरान ने कहा जी फिर अब देख लेंगे जिस मुश्किल में हम फंसते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली देखने की हैं। मैं पहले ज़रा आप लोगों से 2-3 चीज़ें होंगी जिस पर मैं आज बात करूँ। पहले ये कि जब मुआहदा हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, मुआहदे के बाद दुनिया क्या देखती। तीसरी बात जो इन दो चीज़ों के बीच में है, दुनिया जो कुछ वेनेजुएला में देख चुकी है उससे क्या चीज़ ऐसी होगी कि ये मुआहदा होने के बाद हम कुछ अलग देखें, या इससे पहले इसराइल और ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे कुछ अलग देखें। अमेरिका उसमें नहीं कूदा, वो अमेरिका वहाँ भी कूदा। यहाँ पर तो अमेरिका डायरेक्टली ईरान के साथ है। फिर ये धमकाना और इस तरह की लैंग्वेज का, इससे क्या अखज़ किया जाए? अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अभी मैडम बात करी थी कि दो फरीकों की बाहमी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जो है जब तक नहीं होगी बोथ साइड पे, तब तक की मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले तो हमने फ़रीकैन का इसमें तयन करना है। इसमें फ़रीकैन सिर्फ़ और सिर्फ ईरान और इज़राइल है। अमेरिका एक माउथ पीस है। अमेरिका जो है वो इज़राइल के मफादात की लड़ाई लड़ रहा है और डायरेक्ट उसका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। और 3 पंच लाइन्स थी इसकी मुज़ाकरात की। एक ये थी कि वो प्रॉक्सीज़ से दस्तबरदार हो जाए ईरान, जिसको बज़ाहिर वो प्रॉक्सी कहती है, दुनिया उसको उनको प्रॉक्सी कहती है। ईरान और मुतादिद खलीजी ममालिक जो हैं, इवन के मशरक़ी वस्ता के बड़े अहम ममालिक जो हैं, उनको लेजिटिमेट स्ट्रगल कहते हैं। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है इसमें। दूसरा ये कि वो अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम्स जो है, मिसाइल प्रोग्राम जो है, उससे दस्तबरदार हो जाए। तीसरा वो यूरेनियम की अफसरदगी जो है उसको ख़त्म कर दे। तो मेरे ख्याल में ये ईरान के लिए किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आपने अपने इंट्रो में एक इंतहाई अहम इशू की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है। ये जो मिसाइल जिसका आपने बताया थर्मोबैरिक जो ममनुआ है, ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट पैदा करता है। तो ये तो खाक में मिला देता है मतलब इंसान को। अब 3000 के करीब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, और गल्फ की कंट्रीज के बड़े अहम जरीदे इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा इराक में भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के बदतरीन ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल किया गया, फास्फोरस बम्स का भी इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान में बैनुल बर्र-ए-आज़मी बम जो है, मदर ऑफ ऑल बम्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये बेलगाम घोड़े जहां दिल करता है, जहां इनका जी चाहता है, ये वहां पे इन बमों का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पे कोई नहीं जाता, वहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं होती थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, गल्फ़ कंट्रीज़ की या वो ममालिक। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पहले ये समझना है कि ये ईरान और अमेरिका का मामला है ही नहीं, ये मामला इजराइल के। और आपके ही शो में मैं लास्ट टाइम भी ये कह कर गया था कि अमेरिका बराह रास्त हमला ईरान पर नहीं करेगा। और मैंने आपको ये बात भी कही थी कि अब बहुत सारे ममालिक P5 के 2 परमानेंट मेंबर्स अब इसको खुद पर हमला तस्वुर कर रहे हैं। गो के ये उसको बाकायदा तौर पर किसी फोरम में उन्होंने इसको अनाउंस नहीं किया, ठीक, लेकिन ईरान के साथ जुड़े हुए दीगर जो मफादात हैं जिन ममालिक के, उनमें 2 ममालिक बड़े अहम हैं। हम उसे भूल रहे हैं कि मॉस्को, डेफिनेटली मॉस्को और बीजिंग की निगाहें हैं इस जानिब। दूसरी हमें बात समझने की यह जरूरत है कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी जो ट्रेड है वो हमारी ब्लू इकॉनमी है। और ब्लू इकॉनमी अगर स्टक हो जाती है, आबनाए हुर्मस या स्टेट ऑफ हुर्मस पे तो 27% ट्रेड होती है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, बाकी तो आपके दीगर जो गल्फ और दीगर ममालिक में। अब इशू क्या आ रहा है यहाँ पर, ओपेक ममालिक जो हैं उनका क्या स्टांस है, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है। देखिए इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक जिसमें रियाज का बड़ा एक अहम रोल है, और ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी, आपके लास्ट शो में एक बात हुई थी कि बैकडोर डिप्लोमेसी का सिलसिला जारी है। बैकडोर डिप्लोमेसी जो है उसका अमेरिका पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, ना ही इजराइल पर असर होता है। 7वां दौरा है ये नेतन्याहू का, तो कुछ मकासद इसके पीछे हैं। और मैं इस बात से कतई तौर पर इत्तफाक नहीं करता
कि इजराइल ये कहता है अमेरिका को कि तुम चढ़ दौड़ो और अमेरिका कहता है नहीं सब्र, पहले मुझे मुज़ाकरात करने। ऐसा हरगिज़ नहीं है। नूरा कुश्ती है, ये इंटरनेशनल नूरा कुश्ती है, बैनुल अक़वामी नूरा कुश्ती है। इसको समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका इजराइल के मफादात को प्रोटेक्ट करता है। जब इन्होंने पहला अपना बैरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन ला के खड़ा किया था तो हमारे कुछ नादान दोस्त ये कह रहे थे कि बस अगले 24 घंटों में उसने चढ़ दौड़ना है, और मुख्तलिफ आलमी मुबस्सरीन भी यही बात कह रहे थे। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो है उसको देख के अमेरिका अब डायरेक्ट ईरान पर अगर हमला करता है तो ईरान जवाबी 2 कार्रवाइयां करेगा। पहली कार्रवाई वो ये करेगा कि अमेरिकी अड्डों पर वो हमला कर देगा। अब अमेरिकी अड्डे कहां कहां पे हैं, दोस्त ममालिक हैं वो भी। अब वो ममालिक भी ये चाहते हैं कि ईरान पर डायरेक्ट हमला ना हो, क्योंकि अगर ईरान पे डायरेक्ट हमला होता है कतर पर हमला हो जाएगा, इजिप्ट पे और बहुत सारे ममालिक पे हमला हो जाएगा जो अमेरिकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है या उनके वहाँ पे अड्डे मौजूद हैं। तो अमेरिका जो है वो अपनी मर्जी नहीं कह रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अमेरिका इजराइल की इकोनॉमी, इजराइल ने पंजे गाड़े हुए हैं उनकी मईशत पे, उनकी लॉबिंग वहीं पे कांग्रेस में आपने एक पॉइंट उठाया, मैं चाहूँगा इस पर हम जरा डिटेल और भी डिस्कशन कर लेते हैं। गुलिया आयशा भट्टी साहिबा, डॉक्टर सज्जाद भी और वजिया भी जिस तरह बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो ममनुआ हथियार का इस्तेमाल हुआ है थर्मोबैरिक बॉम्ब्स का, ये एक बड़ी ही अजीब सिचुएशन है। और ये हमने तो ज़ाहिर दावा नहीं किया, कतरी मीडिया ने दावा किया 3000 फ़लस्तीनी, एक महदूद अंदाज़ा है, हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा, उनके मुताबिक ये मामला हुआ है। तो प्लीज़ ज़रा ये जो अभी सिचुएशन है इसको कैसे रीड कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा मैस, अब देखें ये तो हम मानते हैं कि जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन अभी जो इतने ज़्यादा सीरियस वो लिए जा रहे हैं, टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ही हम इसको कहेंगे, वो यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब कुछ देखें, ये 2 तरह से बात चल रही है। एक बात तो ये है कि ये प्रेशराइज किया जा रहा है गजा के लोगों को, ताकि इवेंचुअली जो है या तो मैस मर्डर के तौर पे उनकी वो नस्ल कुशी की जाए, और साथ ही साथ मजबूर किया जाए कि जो रह गए हैं वो वहाँ से निकल जाए, वहाँ से वो जगह खाली करना चाह रहे हैं। दूसरा, हम क्यों देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एरेना के अंदर कहीं पे भी हम आवाज़ उठती हुई नहीं देख रही। इवन जो ये बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, उसकी एग्जिस्टेंस भी और उसके फर्दर जो वो इस पर एक्शन भी लेगा। लेकिन ये इजराइल क्यों चाहता है, ये उसके पीछे हमें भी मालूम है कि देखें, बाद सम टाइम्स जो लीडरशिप होती है वो अगर चाहे भी ना कि वो बैकफुट करे या कहीं पर मुज़ाकरात करे या कहीं पर वो लीनियंसी शो कर दे, तो उसके पीछे जो फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं उसको वो करने नहीं देती हैं। तो नेतन्याहू की सिनेरियो में तो यह है कि नेतन्याहू जो है वो प्रेशर फेस कर रहे हैं, और एवरीबडी नोज कि वो उनकी फार राइट जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन है, वो उनको प्रेशराइज करते हैं, और उस प्रेशर के सिलसिले की वजह से वो बार बार विजिट, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट उनका ट्रम्प की सेकंड टेन्योर में सबसे ज़्यादा नेतन्याहू का रहा है। और वो जो जाने से पहले वो जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए अपने मीडिया को, उसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रेशराइज करूँगा ट्रम्प को जाकर कि वो जो ईरान है उसके ऊपर मज़ीद स्ट्रिक्टनेस करें, और फिर जो हमास है उसको मजबूर करेंगे, जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा इनकी सीज फायर की डील का, उसके ऊपर हमास उनकी टर्म्स के ऊपर डिसीजन लेते। बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और देखें हमास अकेला तो नहीं है, उसको बहरहाल उसको भी हिडन सपोर्ट बहुत सारे एलिमेंट से मौजूद है। तो ये और इस वक्त आप देखें मिस्टर ट्रम्प जो है ना वो जो एकदम डिसीजन नहीं ले सके ना, चाहे वो ईरान है चाहे वो बोर्ड ऑफ पीस की बात है, तो उसकी रीज़न भी उनका डोमेस्टिक प्रेशर है उनके ऊपर। जिस तरह से इसे कहते हैं कि क्योटिक वॉर जो है जहाँ वो इनिशिएट कराना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस उसके साथ हैप्पी नहीं है। यानी जो मुसलसल स्पेशली वो जून से जो थ्रेट्स ईरान को दे रहे हैं या गजा के ऊपर ओपनली जो बात कर रहे हैं और हमास को जो वो अल्टीमेटम्स दे रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो कुछ वेनेजुएला के साथ हुआ गुलिया आयशा भट्टी साहिबा, उसमें भी इंटरनली बाद में बहुत सारे लोगों की चीजें सामने आई, लेकिन हो गया, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ पर मामला ये ट्रिकी है कि आप जब मुज़ाकरात की मेज तक जा रहे हैं, उससे पीछे हटने के बाद ये कैसे किसी मुल्क को कहा जा सकता है कि मुज़ाकरात को छोड़ें, बस जो हम कह रहे हैं मान लें? इससे तो डायलॉग का कुछ रास्ता नहीं है। ईरान और अमेरिका का जो था ना, ये जो उन्होंने कहा हुआ था कि यमन में हम पिछले फ्राइडे जो उन्होंने मीटिंग करी थी, वो डिसाइडेड था कि देखिए जब भी 2 ऐसे लोग बैठते हैं जिनके दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट है, 2 स्टेट्स के दरम्यान में, तो बीच में मीडिएटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं हो रहे हैं ना। बिकॉज 2 हॉस्टाइल कंट्रीज जब एक टेबल पे बैठते हैं तो मीडिएटर के बगैर वो सक्सेसफुल नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि वेनेजुएला का सिनेरियो डिफरेंट है ईरान से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ईरान को बहरहाल एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिडिल ईस्ट से मौजूद है। और आप देखें कि इवन टर्किया जो है वो भी चाह रहा है कि वो निगोशिएट करे। आप उसको अगर आप वेनेजुएला को देखते हो और आप कहते हैं कि नहीं वहाँ पे भी यूरोप की सपोर्ट मौजूद थी, तो यूरोप नेटो की वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका पे, यहाँ पे भी डिपेंडेंसी थोड़ी और तरह की है।
और जहाँ तक हम ये बात करते हैं कि इंटरनल प्रेशर जो आ रहा है वो अभी कल ही इन्होंने 25 एडवोकेसी के ग्रुप्स हैं अमेरिका में जिन्होंने ट्रम्प के लिए कांग्रेस में ये फ्लोट किया है दैट पेपर जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रम्प की ये जो क्योटिक वॉर ऑफ चॉइसेस है ना इसको रोकें क्योंकि इससे हमारे लिए मसाइल क्रिएट होते हैं। फिर सैनिटर्स हैं जिन्होंने वॉर पावर रेजोल्यूशन बिल प्रेजेंट किया, ऑल्दो कि ये बिल हिस्ट्री में भी नेग्लेक्ट होते रहे हैं लेकिन इसके बावजूद रेजिस्टेंस मौजूद है ट्रम्प को इंटरनली भी, इसीलिए वो कोई ओपन डिसीजन नहीं ले सकते। एक और चीज़ भी जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी वो यह है कि ट्रम्प जो है ना वो जब हुकूमत में आए थे तो वो कहते हैं कि मैं आई एम हियर टू रिजॉल्व द वॉर्स एंड द वॉर्स, लेकिन अभी आप देखिए कि ट्रम्प जो है ना ही इज जस्ट मैनेजिंग द वॉर्स, वो चाहे वो यूक्रेन की है, चाहे वो गजा की है, चाहे वो ईरान में है कॉन्फ्लिक्ट, ट्रम्प मैनेज कर रहा है वॉर को ऑन इट्स ओन टर्म, जो अमेरिका की टर्म्स है ना उस पर वो मैनेज कर रहा है वॉर, और मेरा ख्याल है वो उसमें सक्सेसफुल है। वो यही चाहता है कि ये जंगें ये मसाइल ख़त्म ना हो, बस मैं मैनेज करता रहूँ, मेरा ख्याल है कि वो उसमें सक्सेसफुल है। क्या कहेंगे डॉक्टर वजीर इस बात पे कि अगर ये मामला मुआहिदा इस कंडीशन पर हो कि एक मुल्क कहे कि जो लिख दिया है बस वो मान लो, इस कंडीशन पे तो दूसरा मुल्क नहीं मानता और वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, उनका राइट भी है और वो पहले भी देख लिया अमेरिका ने कि वो नहीं मानेंगे और फिर उन्होंने जवाब देकर भी दिखा दिया है कि अब मानने की उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, तो ये तो एक मामला ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ पर ना हाँ है ना ना है। बेशक बिल्कुल बज़ाहिर इसी तरह होता नज़र आ रहा है, लेकिन देखिए थोड़े वो कहते हैं ना कुछ वक्त के बाद सूरत हालात ज़्यादा वाज़े होती है। स्टूडियो में बैठकर जज्बाती होकर या दूसरी तरह हम जो तज्ज़िये करते हैं वो एक अलग चीज़ होते हैं, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो लोग जो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं या उस हिस्से में मौजूद हैं जिनके पास पावर है और जिन्होंने डिसीजन लेना है, उन लोगों तक अभी हमारी सोच नहीं पहुँच पाई है। वो क्या अगले कुछ दिन में क्या रुख इख्तियार करेगा ये मसला वो ज़ाहिर है हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन बहरहाल ईरान इस वक्त इस पोजीशन में ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि जी आपने सिर्फ धमकी दी और ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है वो ख़त्म कर दे? आपने ऑलरेडी उसके ऊपर इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं, उन लोगों के लिए आपने जीना ज़िंदगी हराम कर दी है, उनके लिए जीना तंग कर दिया है इस दुनिया के ऊपर, तिजारत के मामलात हों किसी भी तरह हों, और इंटरनली भी अभी आपने देखा कि कुछ हफ्तों कबल जो वहाँ पे मुजाहिरे हो रहे थे, अच्छा वो करवा के भी देख लिया वो भी कि मामलात उससे नहीं हल होने, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी जो है ना ये इस बात में कोई शुबा नहीं है। दूसरी बात नहीं है कि इसराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, लेकिन अमेरिका के लिए ये बात नहीं है कि अमेरिका नोरा कुश्ती करे, अमेरिका भी यकीनन वही करेगा जो उसने करना है या उनकी समझ है, लेकिन उस सूरत हालात में मैंने आपको कहा ना कि ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ एक बहुत बड़ा जो है कदम उठ जाएगा। खाली यही नहीं होगा कि ईरान जो है वो जीसीसी कंट्रीज़ पे अमेरिका की जो बेसिस हैं उन पे हमला करेगा, डायरेक्टली अमेरिका पे तो हमला नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ से इसराइल भी ईरान पर हमला कर दे, ईरान इसराइल को जवाब देने की भरपूर ताकत रखता है, और अमरीकी अपनी फ़ौज के साथ तो ईरान में नहीं उतर सकते, वो तो बाकायदा मिसाइलों के ज़रिए बॉम्ब्स के ज़रिए जो है वो करेंगे। लेकिन उस सूरत हाल में आप देखिए पाकिस्तान डायरेक्टली मुतासर होता है, और सिर्फ पाकिस्तान मुतासर नहीं होता, पूरा खलीजी जो इलाका है वो मुतासर होता है। ऑलरेडी वहाँ पर गज़ा की तरफ से फ़लस्तीन की वजह से और इसराइल की जो ऑनगोइंग जो चल रही हैं वहाँ पर एट्रॉसिटीज़, उनकी वजह से मामलात बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बहुत मुश्किलों से इन लोगों ने इन चीज़ों को संभाल रखा है, अमन अमान की सूरत हाल को मज़ीद ख़राब होने से। अच्छा ये बताएं यूरेनियम की अफज़ूदगी समझते हैं कि ईरान इसमें कमी करेगा? ईरान तो कह रहा नहीं करनी। देखिए ईरान का इस मामले में ना जो उसका रहा है प्रीवियसली, आप देखिए खामेनेई साहब ने खुद ये कहा था कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। मैं इसको ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि ये एक गलत फैसला था। ईरान अगर मौके से फ़ायदा उठाते हुए, इतनी तकलीफ़ें तो आपने काटी हैं, आपको बना लेना चाहिए थे। शुमाली कोरिया को देख लें, सिर्फ इस वजह से कि वो वहाँ पर जो शख्स बैठा हुआ वो किसी वक्त भी चलाने की जुर्रत रखता है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, वरना शुमाली कोरिया को तो उसको अपने पड़ोसी निगल जाएंगे। सही बात। तो अगर ईरान के पास आज ये पावर होती तो मेरा नहीं ख्याल था कि इसराइल की इतनी ज़्यादा जो है वो जुर्रत होती है अमरीकी इस तरीके पर उस पर हमला करते। और अभी भी ईरान आपने देखें IAEA के साथ जो है वो ताउन भी कर रहा है, और जब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम मुआयना करेंगे तो ईरान ने उनको मुआयना करने से रोका नहीं है। यही कहा है ना कि जब तक सूरत हालात सिक्योरिटी की क्लियर नहीं हो जाती, मामलात बेहतर नहीं हो जाते, तब तक आप मुआयना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको ख़तरा है। और रही बात यूरेनियम की अफजूदगी की, तो अमेरिका की जानिब से मैं कल से देख रही हूँ पूरा जो मीडिया है उनका, वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने इस बात पर आमादगी जाहिर की है। वो अमेरिकी मीडिया इससे पहले भी ये बात कर चुका था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो सारी चीज़ों से। अच्छा एक ब्रेक, मैं इस पर ज़रा मजीद भी बात करूँगा। जो बोर्ड ऑफ पीस है इस पर भी बात करेंगे। गजा की सिचुएशन में थर्मोबैरिक बॉम्ब पे थोड़ी और बात करनी है। कतरी मीडिया दावा कर रहा है, तो दुनिया इसको कैसे ले रही है? अगर नहीं ले रही है तो कल को फिर दुनिया के लिए भी इसी तरह के बॉम्ब्स तैयार होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर सजाद बुखारी साहब। डॉक्टर वजिया कह रही हैं कि जो बात सामने आई कि जी ईरान को कर लेना चाहिए था, वेट नहीं करना चाहिए था, बना लेते बॉम्ब। उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि बॉम्ब नहीं बना रहे, अगर बना लेते तो शायद वो उन्होंने जो
एक जिक्र भी किया मुल्क का, उसका भी हवाला दिया। इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन में ईरान का जो यूरेनियम की अफजूदगी है, इसमें कोई कमी करेगा जैसे अमेरिका चाहता है या अमेरिकी मीडिया कह रहा है? देखिए, एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात हम एक दूसरे का जो एनालिसिस है, उसी एनालिसिस को जो है वो थोड़ा सा और डायरेक्शन से पेश कर देते हैं। एनालिसिस वही होता है, बात वही होती है जो पहले किसी एनालिस्ट ने की होती है। देखिए, माजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है, मुझे आप सबसे पहले ये बताएं कि जिस ममनुआ मिसाइल की आप बम की बात कर रहे हैं, ये किसकी प्रोडक्शन है, किसने बनाया था? अमरीकी। इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है? और ये इस वक्त इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। मुझे आप बताएं, अभी तक जो इसराइल जिन ये 5th जनरेशन तैयारों को इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहा है, वो किसके? अमेरिका के मिसाइल्स हैं। अब आपको याद भी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर के लिए नेतन्याहू को थोड़ा झंझोड़ा था। तो झंझोड़ने के बाद आपने देखा कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ था, पेंटागन किस तरफ चला गया था, क्या सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि ईरान का डायरेक्ट मामला जो है वो इजराइल के साथ है। ये बात हम बार बार इसको क्यों कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं? उसने ग्रेटर इजराइल बनाने का ख्वाब देखा हुआ है, और ये अगर हमला करने की बात होती तो अब तक अमेरिका हमला कर चुका होता। मैं आपको पहले कह रहा हूं कि अगर ईरान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट अमेरिका पर हमला कर सके, वो दो काम करेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो उनके बहरी बेड़ों पर या उनके अड्डों पर हमला करेगा, जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पे हमला करेगा, या वो ईरान पे मिसाइल दागेगा, दर्जनों मिसाइल दाग देगा। और ये पहले भी हुआ है। आपको याद होगा कि पहले भी इसी तरह होता रहा, ईरान पर बार बार धमकियां देते रहे। और थोड़ा हमें अभी भी माजी को देख के जो है, इसमें भी ऐड करें प्लीज। नहीं, अभी भी कह रहे हैं फौजी कार्रवाई और बहरी बेड़ा देखिए, हाँ वो अभी भी कह रहे हैं, वो कहने दें उनको, वो कहते हैं, वो पहले भी बहुत दफा कहते रहे। एक और चीज भी हमने समझनी है, IAEA के हवाले से आपको पता है कि ईरान की पार्लियामेंट के एक यूनानिमस डिसीजन आया हुआ है, हमने पढ़ा है वो यूनानिमस डिसीजन। उन्होंने कंडीशन लगाई है कि जब तक आप हमें श्योरिटी नहीं देंगे, गारंटी नहीं देंगे, हम आपके साथ प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्या ये हम भूल गए हैं? वो ईरान ने इस हवाले से बड़ा सख्त स्टैंस लिया हुआ है। और ये भी हमें समझने की जरूरत है कि हमने इस ग्रेट गेम, अब पाकिस्तान का क्या रोल है? अब गजा बोर्ड ऑफ पीस की जब हम बात मैं इस पे आप तीनों मुल्कों का रोल जानूंगा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। मैं रशिया, चाइना और पाकिस्तान, चले आप पाकिस्तान का पहले। अब हम आ जाते हैं तीनों के रोल की बात करते हैं। तो तीनों के मफादात मुश्तरक हैं, ये हमें समझने की जरूरत है सबसे पहले। ये तो बिल्कुल वाज़े और क्लियर बात है। दूसरी बात है, गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर अब दो चीजें बड़ी आम है। एक है उसकी स्टेबलाइजेशन फोर्स है, एक उसकी सिक्योरिटी फोर्स है। पाकिस्तान का एक वाज़े मौक़िफ़ है कि हम उसको हमास को गैर मुसल्लह होने वाले मामले में हम आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर स्टैंड है, बिल्कुल ठीक। दूसरा, 1967 वाली सरहदों का भी पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड रख दिया। तीसरा, उन्होंने कहा इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का मुकदमा और मुद्दा हम उठाएंगे, जबकि ये बात हमें समझनी चाहिए कि उसका नाम ही गजा बोर्ड ऑफ पीस है। तो वो स्पेसिफिक इसी के लिए। अब इस गजा बोर्ड ऑफ पीस में जो मेंबर्स हैं जिनका चुनाव किया गया, सर कब वो ये, कौन है? मैं आपको बताऊं कब ये, मैं आपसे एक बात वैसे कह रहा हूं, बहुत अदली हो जाएगी, लेकिन कब ये गजा बोर्ड ऑफ पीस से मामला निकल के सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस पर आ जाए, ये भी कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये वाजे तौर पर ये बात हमें अभी समझने की जरूरत है। अब मुल्क और दूसरे मुल्क की लड़ाई नहीं होती, अब ममालिक की लड़ाई होती है। कई ममालिक इसमें कूद पड़ते हैं। अब आप ईरान की बात कर लें तो ईरान के बारे में बार बार उस पर ये एलिगेशन है, और ईरान को कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रॉक्सीज को रोकें, आप हिजबुल्लाह को रोकें, आप हमास को रोकें, या आप उनकी फाइनेंशियल लॉजिस्टिक सपोर्ट ना करें, यही कहा जा रहा है। क्या कभी हमने इस पर तज्जिया किया है कि ईरान ही सिर्फ जो है सपोर्ट कर रहा है और भी कई ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं? उस पर क्यों खामोशी इख्तियार की जाती है? इंपॉर्टेंटली जो इसराइल कर रहा है, आपको क्या लग रहा है अभी हालिया ईरान में जो कुछ हुआ, इंडियन एजेंट पकड़े गए, जो इंडियन लोग इसराइल के लिए, ये प्रॉक्सी नहीं है तो क्या है? सर जेनोसाइड किया उन्होंने जी, बिल्कुल। उन्होंने अपनी एक गजाई खेप भेजी थी, उसी आड़ में उन्होंने वहां पे मिसाइल और बम भेजे, हम उस पर बात ही नहीं करते। बिल्कुल। और बाकायदा तौर पर उनका वेपन इस्तेमाल हुआ है, उनकी फौज इस्तेमाल हुई ऐसा ही है। इस जेनोसाइड में उनकी फौज और उनका असला इस्तेमाल हुआ है। अब इजराइल का सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोप के कई ममालिक भी इसके जिम्मेदार हैं। यूरोप ने भी असला फराहम किया है जिस जेनोसाइड में। यह बात भी हमें समझनी कि इसमें सिर्फ एक अमेरिका नहीं है। तो अमेरिका जहां नेटो के नरगे में है, वहीं पे यूरोप के अपने मफादात भी, जैसे यूक्रेन में उनके मफादात, इसी तरह ईरान के साथ भी उनके मफादात जुड़े हुए हैं, उसी तरह रूस के साथ भी उनके मफादात जुड़े हुए हैं। उनके पास वीट नहीं है, उनको फ्यूल हेजमोनिक डिजाइन जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड बना हुआ है, ये उसके नरगे में भी आ जाता है। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूं कि ईरान की जंग छेड़ लेने से आपको जो फॉसिल फ्यूल का इशू है पूरी दुनिया में, वो खुलकर सामने आएगा। और ये बात भी समझने की जरूरत है कि हम अमेरिका कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका में भी इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो काफी हद तक खराब हो चुका है,
उनकी अपनी इकॉनमी जो है वो इस वक्त बड़ी मुश्किलात से गुजर रही है। वो सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं अभी इस वक्त जो नजर आ रहा है वाज़े तौर पर, वो अपने असले के जोर पर जो है वो अपनी इकॉनमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये और वो तनाज़ात, उसी से जुड़ा है इसी ना, से ऑयल वो से जुड़ा है, तनाज़ात, ऑयल ये से जो जुड़ा आपकी क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ये क्यों क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें? उनकी इकॉनमी को इस वक्त शदीद धचका लगा है और वो मजीद किसी एक तरफ आप कहते हैं कि जी मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, दूसरी तरफ आप ईरान पर हमले करने की बातें करते हैं। और इस तरह के आयशा भट्टी ममनूअ साहिबा की इस हथियारों बात के से मैं एग्री हूं कि वॉर मैनेज हो रही है, वॉर को खत्म नहीं बल्कि मैनेज किया जा रहा है। अच्छा गुलिया आयशा भट्टी साहिबा, ये जो इस वक्त सिचुएशन आई है थर्मोबैरिक बॉम्ब्स की, 3000 के करीब फ़लस्तीनी, उसका मुताबिक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का वो है, राख हो जाती है जिसमें। इसके बाद ये गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग होने जा रही है 19 फरवरी को, जिसके दावतनामे भी भेज दिए गए हैं, क्या कोई तब्दीली है मौक़िफ़ में होने जा रही है? फिर दूसरा, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसको लेकर थोड़ी सी बात करें, और ईरान के इस मैटर को लेकर। पीस अगर ईरान में नहीं होगा तो ऑब्वियस है पाकिस्तान, चाइना और रशिया, ये 3 इंपॉर्टेंट और की प्लेयर्स हैं, इनका क्या रोल है? अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जैसे भी मेरे कलीग्स भी इस पे बात कर रहे थे कि जितने भी आपको इंटरनेशनल इश्यूज नज़र आते हैं ना, वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और दुनिया में आपको ना अभी जो जिसको हम कहते हैं ना, पहले कहा करते हैं कि मल्टीपोलैरिटी, अभी हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिटी। मल्टीप्लेक्सिटी का मतलब ये है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि जो मुल्क है ना, वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे लेवल्स पे कनेक्टेड है, और कहीं उनको अपनी कन्वर्जेंस नज़र आ रही है, कहीं वो एक दूसरे से वो दूर हटते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स मिडल पावर्स की सिचुएशन है ना, ये इनको जगह जगह पे प्रॉब्लम भी लेकर आती है। देखें, बोर्ड ऑफ पीस चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान किसके साथ वहाँ टेबल पे बैठ रहा है? इजराइल के साथ, जिसकी हमारे साथ बनती ही नहीं। हमें पता है कि अब लास्ट ईयर भी वॉर हमारी जब इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ हुआ तो वहाँ पे इजरायली प्रेजेंस मौजूद थी, डिप्लोमेटिक भी और दूसरी भी। तो हम फिर भी हम वहाँ पे बैठ के मसाइल को हल करेंगे। फिर आपने देखोगा मिस्टर प्यूटन ने इस बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर ओपनली नहीं इजहार किया कि मैं इसका हिस्सा बनूंगा। उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे और जो गजा के लोग जो डिसाइड करेंगे हम उसके साथ हैं, यानी उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया। लेकिन साथ ही साथ मिस्टर प्यूटन ये भी चाहते हैं कि ट्रंप जो है उनके साथ मिलकर यूक्रेन के इस मसले को हल करें। अब हम जब ईरान को देखते हो तो ईरान में भी हमें ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्टर्न पावर्स के अलावा भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आती है उसकी, रशिया की भी और चाइना की भी। लेकिन अब देखा जिस तरह से ये दोनों ने बुरी तरह डिफीट इनको मिली है सीरिया के अंदर लास्ट ईयर, तो वो मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पे भी उनको कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। लेकिन ऑब्वियसली सीरिया वाली कंडीशन ईरान पे नहीं अप्लाई होगी। लेकिन ये दे आर लूजिंग देयर सपोर्ट इन मिडिल ईस्ट, बोथ ऑफ देम, ईरान चाइना भी और वो भी। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स एक वेब है जिसमें वे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड इंटर कनेक्टेड हैं। बोर्ड ऑफ पीस का मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई कंक्लूजन ऐसा जो कि अकॉर्डिंग टू द विल एंड द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ गजा आएगा सामने। फिर अगेन मैं वही बात करूंगी कि वहां पे मैनेजिंग होगी वॉर की। अच्छा, मामला ये है गुलिया आयशा साहिबा, ये एक तरफ मीटिंग होने जाती है और उससे पहले खलीजी मीडिया, ये बहुत बड़ी खबर, हौलनाक इंकशाफ है कि एक ऐसे ममनुआ बॉम्ब का इस्तेमाल होना, कोई असर डलेगा इससे? बहुत मुश्किल है। देखें, फिर वही ना कि जो हमारे इन स्टेट्स के आपस के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, वो इतने इनह्यूमन है कि उनको ये नहीं समझ आएगी कि कितना बड़ा डिजास्टर हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की वायलेशन है। अभी जैसे हम मेरे कलीग ने कहा कि एक जेनोसाइड है, इस पे नहीं वो इट्स सो यानी कहा जाता है ना कि इतना पैथेटिक ये सिस्टम है इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें हम कहते हैं रियलिज्म में देयर इज नो रिस्पेक्ट टू द डिग्निटी एंड ऑनर इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बल्कि वो रियलिज्म की बेसिस पे स्टेट गो फॉर देयर इंटरेस्ट, और वो स्टेट इंटरेस्ट बहुत सेल्फिश होता है। अब आप देखें मिस्टर ट्रम्प ने लास्ट ईयर ही वो अपनी उस पर सोशल मीडिया पे लगाना शुरू कर दिया कि हम यहाँ पे एक वो बहुत बड़ा वो बनाएंगे एक बीच, और फिर वहाँ पे हम वहाँ पे एक काइंड ऑफ व्यू होगा और सब आएंगे, और इस तरह की ना रिक्रिएशनल चीज़ें। तो ये बिजनेस डील्स है ना बेसिकली, और अनफॉर्चुनेटली इस पे बाकी भी स्टेट्स का रोल है जिसको मैं अभी नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन वो भी इसमें इन्वॉल्व है। मिडिल ईस्ट में से भी जो इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो इसमें लाइफ ऑफ अ कॉमन ह्यूमन बीइंग तो बिल्कुल ही नहीं है ना, वो तो मुझे नजर नहीं आता। यहाँ पे भी बैठ के अपने सेल्फिश इंटरेस्ट की बात करेंगे, या उसमें पाकिस्तान का रोल हमें देखना होगा। फिर कश्मीर के लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि एक बोर्ड ऑफ पीस कश्मीर के लिए बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या बोर्ड ऑफ पीस जो है अकॉर्डिंग टू द विशेस एंड डिजायर्स ऑफ द कश्मीर हो सकेगा? वो पॉसिबल नहीं है, और हमने कभी देखा भी नहीं है। ये बड़ी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट डिसीजंस होते हैं, और उन इंटरेस्ट के अंदर हम सिर्फ वो देख रहे होते हैं जहाँ स्टेट एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करती हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर बजीरा, अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन को लेके, चाइना इम्पॉर्टेंटली, रशिया, पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है हर तरफ। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जी कि पहले
अमन की बात करें, बाकी चीज़ें बाद में। अब ईरान के मामले को लेकर बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है हमारा कि ईरान की सालमियत है और सालमियत पे हमला नहीं होना चाहिए। हम कौम गवर्नमेंट सब एक पेज पे हैं। सेम फॉर गज़ा है कि जी पहले गज़ा के मामले को हल करें, फ़ौज वौज भेजना ये पुरानी बातें हैं, इससे आगे बढ़ें और गज़ा का मसला हल करें। लेकिन एक ऐसे मौके पे जहाँ पर एक तरफ ईरान का मैटर है और दूसरी तरफ ये थर्मोबॉम्बिक, ये जो थर्मोबैरिक बॉम्ब्स है, इसका एकदम से खबर आ जाना, खलीजी मीडिया से आना, इसने एक अलग से एक डिबेट शुरू कर दी है। देखिए, ये डिबेट जो है इंसानी हकूक़ के मामले को अगर आप देखें तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद से आज तक जितनी भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, आप कश्मीर का मसला देख लें, फ़लस्तीन का देख लें, कभी किसी ने कोई इसके ऊपर कोई सीरियस इशू किया है, कोई कदम उठाया है, किसी को रोका गया है बज़ोर ताकत या कुछ? हरगिज़ नहीं। ख़ास तौर पर जहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, करने वाला कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर कभी आपको रोक टोक नहीं की गई, आप पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, आपको आज़ादी दी गई। उल्टा वो जो करने वाले खिलाफ वर्जियाँ, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट हर तरफ से हासिल रही है। अब आप देख सकते हैं कि अब ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी चाइना और रशिया, ये बात हो रही थी कि ईरान के ऊपर अगर हमला होता है तो वो कोई जो है कोई ख़तरनाक स्टैंड ले सकते हैं। मैं नहीं समझती कि वो दोनों कोई जंग में कूदना पसंद करेंगे। वो ये कि अखलाकी और सिफारती हिमायत जिस तरह कश्मीरियों की पिछले 78 साल से पाकिस्तान कर रहा है, वो भी इसी तरह ईरान की हिमायत करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसी तरह कोई भी मुल्क एक्सेप्ट पाकिस्तान की मजबूरियाँ ये हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त अंदरूनी दहशतगर्दी खुसूसन बलूचिस्तान वाले मसले की वजह से जिस मामलात का शिकार है, ईरान के ऊपर अगर जितना वो होता है डेफिनेटली उसका असर हमारी सरहदों पर आता है। और हमारा वो कहते हैं ना, साथ वाले घर में आग लगेगी तो हम भी मुतासर होंगे। तो इस तरह बहुत सारे ममालिक के बहुत सारे अंदरूनी तनाज़ात भी खुलकर आ चुके हैं। तो चाहे ना चाहे इस गज़ा का जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें आप मुझे ये बताइए 60 मुल्क मिलकर क्या कर लेंगे? ये जो 200 से ज़्यादा मुल्कों की अक़वाम मुत्तहिदा है जो आज तक कुछ नहीं कर सकी पिछले 70-80 साल में, वो अब क्या करेंगे? और जहाँ पर होल्ड ही अमेरिका का है, जहाँ पर अभी भी नेतन्याहू जो कि एक वॉर क्रिमिनल है, जो कि कातिल है लाखों लोगों का, वो भी आपके साथ बैठ रहा है एक ही टेबल पर, आप क्या फ़ैसला करने की अहलियत रखते हैं? क्या आपके अंदर इतनी पावर है? सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये देखिए ना, अब बोर्ड ऑफ पीस आपने बना लिया, आप उसके मेंबर बन जाएं, आप फ़र्ज़ कर लेते हैं आप मुत्तहिद हो जाते हैं, ज़बानी कलामी से आगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिस वक्त ये कत्लेआम जारी था, 2 साल जारी रहा, उस पूरी दुनिया खामोश रही ना सिर्फ, और बजाय इसके कि इतना था, करीबी जो ममालिक थे, उर्दन था, सऊदी अरब था, मिस्र था, जिनकी सरहदें साथ मिलती हैं, उन्होंने वहाँ पर पानी के चंद घूंट नहीं पहुँचने दिए। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये लोग जो हैं ये थर्मोबैरिक बॉम्ब्स के इस्तेमाल के ऊपर कोई एहतजाज करेंगे? कुछ हुआ पहले जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, लेकिन ये जो कुछ इराक में हुआ, यूरोप और अमेरिका ने सप्लाई किए ना, ये जी बिल्कुल, हमेशा से जंगी जराइम में आप देखिए, आप मुद्दों से देखिए, अमेरिका जो है दुनिया की तमाम तर जंगों का, जो आयशा जिस तरह कह रही थी, वो मैनेज करते आए हैं, अपनी इकोनॉमी भी इसी के बल पे मैनेज करते आए हैं, और अभी भी वही हिसाब है, असलाह बिकेगा तो उनकी इकोनॉमी चलेगी और जंग तो ख़त्म नहीं होगी दुनिया में कहीं भी। अच्छा, फिर इसमें जो की कैरेक्टर्स हैं डॉक्टर सजाद, अभी आप बात कर रहे थे कि जी इनका रोल यही है, मुझे बताएं जो बड़े मुल्क हैं, खासतौर पे चाइना रशिया की मैं बात करूं, आप ना हुर्मुज़ वाले मामले तक पहुंच जाते हैं तो ये मुल्क तो डायरेक्ट इससे इफेक्ट होंगे, ये सब कुछ आपके सामने। क्या वहां पर कोई तब्दीली हो सकती है? ये भी अमेरिका को खदशा है? अच्छा देखिए, एक तो मैं इस चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि मेरे जो अल्फाज थे मैं उनको दोहरा देता हूँ कि मैंने कहीं पे ये नहीं कहा कि मॉस्को या बीजिंग जो है वो इस जंग में कूद पड़ेंगे। मैंने सिर्फ कहा था कि उनके मफादात मुश्तरका मफादात मुश्तरका। मैं आपको याद करवाता चलूँ कि जब विड्रॉल हुआ था यूएस फोर्सेस का, काबुल फॉल जिसे हम कहते हैं, तो उसके बाद आपको याद होगा एक डेमोक्रेटिक कॉरिडोर की यूरोप ने बात की थी, और सेंट्रल एशियन स्टेट में एक जगह पे उन्होंने अपना कोई अड्डा बनाने की बात की थी। तो उसी वक्त जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उसी वक्त जो है उन्होंने ये पैगाम दे दिया था कि हमारी नज़रें आप पे, निगाहें आप पे, अगर यूरोप ने इस तरह की गलती की तो हम डायरेक्ट मिसाइल आप पे दाग देंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया था। तो ईरान जो है वो अफगानिस्तान के साथ डेफिनेटली लैंड लॉक्ड कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी सरहदें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान के साथ उसके डायरेक्ट मफादात जुड़े हुए हैं। और जो महज हम ये कह दें कि वो कोई आयशी का अड्डा बनाना चाहते हैं वेस्ट बैंक में या किसी शुमाली एरिया में वो बनाना चाहते हैं, तो ये शायद हम हकायक के बरक्स बात कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं। वो एक बार नहीं किया, उसने मुतादिद बार किया। हाँ, वो तो आपको याद होगा रजब तैयब एर्दोगान ने आज से 3 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वो पूरा मैप दिखाया था, जिसमें उनकी एक्सपेंशन की बात भी की थी, किस तरीके से वो काबिज़ीन कहाँ से आए, मेहमान बनकर आज वो काबिज़ बन के बैठे हुए। तो उनका जो एजेंडा है, उस एजेंडे के अंदर ग्रेटर इसराइल है। और आपको पता है ये राइट विंग एक्सट्रीम पॉलिटिक्स कर रहा है इस वक्त नेतन्याहू,
और इसको सपोर्ट भी है वहां पे, राइट विंग की बहुत ज्यादा सपोर्ट उसको हासिल है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अगर हम इसको महदूद रख दें कि सिर्फ गजा की पट्टी तक हम महदूद रख लें, तो ये गजा की पट्टी तक नहीं है। ये नेतन्याहू की कोशिश है कि वो अपने टेन्योर के अंदर जो है इस पे काम कर सके, और काफी हद तक वो खुद को ये समझता है कि मैं उस पर काम कर चुका हूं। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक गो अहेड जो है वो इजराइल की जानिब से नहीं होगा, अमेरिका तब तक जो है वो ईरान पर हमला नहीं करेगा। मैं फिर मुतादिद बात दोहरा रहा हूं, और फिर अब तीसरी दफा भी इस बात को दोहरा रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये मेरा राइट है कि मैं अपना ओपिनियन दे सकूं। यहां पे एक बात अभी बड़ी इंपॉर्टेंट जो की गई कि यहाँ पे ये यूएन ने क्या किया, किसी ने क्या किया, तो सेकंड वर्ल्ड वार के लीग ऑफ नेशन के बाद जो 44 से ज्यादा ममालिक ब्रसेल्स में सर जोड़ कर बैठे थे, उन्होंने अपने मफादात के लिए एक और ज़ेली इदारा बनाया था, ये भी हमने सुनना है। दूसरा, ये 3 साल बाद इंसानी हकूक की काउंसिल बनाई गई थी जिसके 30 आर्टिकल थे, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन उनमें से एक आर्टिकल पर भी कहीं पर भी लेस डेवलप कंट्रीज में अमल दरामद नहीं हुआ, जहां दिल किया वो चढ़ दौड़े। इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी यूएन नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। उन्होंने साउथ सूडान और ईस्ट तैमूर का मामला हल करवाया था, लेकिन उसमें नेगोशिएशन थी, उसमें कुछ कंसेंसस था, लेकिन यूएन कोई इंप्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है। ठीक हो गया, यूएन जो है वो point रिप्रेजेंट करता है, इश्यूज को हाईलाइट करता है, उनका अपना एक एजेंडा होता है, लेकिन यूएन किसी जंग को नहीं रुकवा सकता। हां, इराक में जब हमला हुआ तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल मुतादिद बार, बल्कि यूएन ने रोका मुतादिद बार अमेरिका को, और इस मरतबा भी आपको याद होगा कि उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नहीं ये तो मेरी मोरालिटी पे डिपेंड करता है, मैं जहां जो मर्जी है करता फिरूं, मुझे कोई यूएन से खौफ नहीं है। तो ये हमें बात वाज़े तौर पे गुलिया आयशा भट्टी साहब, ये डॉक्टर सज्जाद वाला पॉइंट, इस पे आपका मुझे मौक़िफ़ चाहिए। मैं एग्री करती हूँ उससे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है ना, वो उस वक्त बहुत रेलेवेंट थी जब हम कहते थे कि उस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी 2 बड़ी पावर थी और बाकी सब जो है वो उनकी बात सुनते थे। यूएसएसआर था, अमेरिका था, तो वो चल रहे थे साथ। लेकिन अभी ना मल्टीपोलैरिटी, मल्टीप्लेक्सिटी में हमारी मिडिल पावर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल पावरफुल स्टेट, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। अब इनके होते हुए एक यूएन के अंदर आप देखें, जैसे अब आप देखें ब्राजील है और इंडिया है, इन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई यूनाइटेड नेशंस में कि यूएन इज फार बिगर देन बिग 5, यानी हमें भी परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे मसाइल का हल इन 5 लोगों के पास नहीं, स्पेशली इस वक्त फ्रांस और यूके की जो इकोनॉमी है वो इंडिया से कम है। तो कमिंग टू माय पॉइंट कि अभी हम यूनाइटेड नेशन की रेलेवेंस नजर नहीं आती हमारे पास। फिर उसके रिएक्शन में रीजनल जो ग्रुप्स बन रहे हैं, जैसे हमारे रीजन में एससीओ है या अफ्रीकन यूनियन है या ईयू है, इनका बहुत रोल है कि अपने अपने रीजन में डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेटो को भी हम समहाउ ले सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस को तो हम समझें कि वो इररेलेवेंट है और वो कुछ अरसे बाद बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जिस किस्म की वो पुरानी पॉलिसीज पे चल रहे हैं और उन्होंने रिवैम्प नहीं किया अपनी उन सारी पॉलिसीज को, स्ट्रक्चर को, जो बहुत ज़रूरत है इस मिडिल पावर्स की स्टेट्स के मौजूदगी में, तो बिल्कुल ऐसे ये यूनाइटेड नेशंस जो है वो इररेलेवेंट है। बट हम जब बात करते हैं कि फिर मसाइल कैसे हल होंगे। बहुत शुक्रिया, चले बड़ी डिटेल डिस्कशन हो गई। डॉक्टर वजिया सईद, थैंक यू सो मच। गुलिया आयशा भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे इस वक्त दहशतगर्दी की जो सिचुएशन है एक बार फिर से सर उठा रही है, इसका कला कमा किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को भी कुछ चीज़ें समझ आई। विफाक, KPK और आर्म फोर्सेस एक पेज पर आई। बलूचिस्तान को पंजाब ने 10 अरब रुपए देने का ऐलान किया। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, जैसे कि मैंने कहा था, आप ज़रा बात करेंगे विफाक, खैबर पख्तूनख्वा सब एक पेज पर है, आर्म फोर्सेस एक पेज पर है। मालाकंड में फ़ौज की जिम्मेदारियाँ सूबाई हुकूमत को देने का फैसला हुआ है। बेहतर फैसला है, चीज़ें बेहतर होंगी। ख़ुद KP गवर्नमेंट भी कह रही है कि मुतासरा इलाकों में अमन व अमान बहाल हो जाए तो होते ही जो सिविल सर्विसेज हैं उनको ये सारी चीज़ें सौंप दी जाएँ। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मालाकंड डिवीजन में जो सूबाई हुकूमत का नज़्म नस्क है, इसको एक मॉडल के तौर पर नाफिज करने का भी फैसला किया गया। एक बार फिर से दहशतगर्दी सर उठा रही है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे हम। ख़ास तौर पर एक बहुत अच्छा जेस्चर पंजाब ने दिया, 10 अरब रुपये की मुआवनत का ऐलान किया। और ये ऑब्वियस है सिक्योरिटी फोर्सेस के उन जवानों के लिए जो बहादुर जवान हमारे लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं, रोज़ाना के बुनियाद पे दहशतगर्दों का सामना भी कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मालाकंड में जिस तरह फ़ौज की जिम्मेदारियाँ वापस विफाकी सूबाई हुकूमत के पास चली जाती हैं, विफाक, फ़ौज, KP एक पेज पर हैं, बड़े लंबे अरसे से इसकी बात की जा रही थी, इससे क्या बेहतरी आएगी इस वक्त सूबे की सूरत हाल में? देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीका ना फौज का और सिक्योरिटी फोर्सेस का तरीका ये होता है कि दे इमीडिएटली फर्स्ट दे क्लियर, देन दे होल्ड और बिल्ड
और उसके बाद जो होता है हैंड ओवर, दैट गोज टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत थी खास तौर पे केपी में, कि जब आप क्लियर भी कर लेते हैं, होल्ड भी कर लेते हैं, आप अब बिल्ड करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए, आईडीपीज को वापस लाने के लिए, और फिर उसके बाद उनको हैंड ओवर करने के लिए चीज़ें जो होती हैं ना, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि वो ऑर्डरली तरीके से, बहुत रिस्पेक्ट से उन लोगों को वापस लेके आते हैं। उससे ये होता है कि फिर एरिया में कंट्रोल होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और सिक्योरिटी फोर्सेस आगे दूसरे काइनेटिक ऑपरेशन की तरफ चली जाती हैं। यहाँ ये प्रॉब्लम क्या, क्लियर भी कर रहे हैं, होल्ड भी कर रहे हैं, बिल्ड भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हैंड ओवर भी कर रहे हैं। तो देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट, जो मेरे ख्याल में आप काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हम श्योर कि इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। अच्छा सर, पहले हमने देखा कि जब केपी गवर्नमेंट वो अपने मामलात थे, वो जिरगा बाकी मामलों पर बात कर रहे थे, इधर ऑपरेशन के मसाइल थे, दहशतगर्दी का खात्मा है, फिर ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पर ये ड्रग इकॉनमी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके हैं वहाँ पर अमन व अमान के लिए हर सूरत ऑपरेशन करना होगा। हमने अभी हालिया एक बड़ा ख़तरनाक धमाका या एक बड़ा ख़तरनाक इंसिडेंट इस्लामाबाद में देखा। ये सारी चीज़ों को कम करना है, ख़ास तौर पे बॉर्डर सिचुएशन को और केपी के उन इलाकों को। इसके लिए क्या कोई हमें नेशनल एक्शन प्लान फौरी तौर पर अमल करने की ज़रूरत है, या कोई नया प्लान बनाने की ज़रूरत है, या फिर गवर्नमेंट जो केपी है वो विफाक और आर्म फोर्सेस मिलके कोई एक स्ट्रेटजी, कोई नया प्लान कोई सर्टेन टाइम के लिए बनाएं? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान जो जिसके 14 पॉइंट है, जो फाइनल अप्रूव हो गए, दैट इज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड ओनली। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट। फौज ने अपने जो उनके 3-4 पॉइंट थे, काइनेटिक ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। एंड आपके सामने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस शहादतें भी दे रहे हैं, कुर्बानी भी दे रहे हैं, टेररिस्ट को भी मार रहे हैं, एरिया भी क्लियर कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन एरिया कर रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन भी कर रहे हैं। देन यू नीड टू हैव अ सपोर्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि सिर्फ केपी के में ये प्रॉब्लम थी। और उसके बाद जो नारकोटिक्स का प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है केपी के में, कि वहाँ पर इलीगल स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं कि हुंडी का पैसा है, नारकोटिक्स का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, सिगरेट स्मगल होते हैं, टायर स्मगल होते हैं, ये स्मगल गाड़ियाँ के इसमें दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें इनके प्रोविंशियल कुछ लोग में पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। दिस इज अ वेरी वेरी सोर पॉइंट, और इसको बहुत ज़रूरी है हमें कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ ये अगर चीज़ें हम रिजॉल्व कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में पूरी कौम इस वक्त एक ही मिशन के ऊपर फोकस्ड है कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, और इसके लिए हर किस्म की जो सपोर्ट है सिक्योरिटी फोर्सेस को हम देंगे, ताकि दुश्मन का नैरेटिव जो है ना दुश्मन का नैरेटिव ये है कि फौज और अवाम में जो तमाद है उसको दूर करें, फौज को कमज़ोर करें, फिर खुदा न खास्ता सीरिया, लिबिया, इराक की तरह वहाँ पर अपने मसाइल अज़ाइम पूरे किए जाए। दिस वी हैव टू डिफीट, और हम डिफीट कर रहे हैं नेशन। लेकिन एक केपीके की प्रॉब्लम आई थिंक काफ़ी हद तक आज मेल्टिंग हुई है और अभी बेहतर हालात हो रहे हैं। वी शुड होप फॉर द बेस्ट, और सबसे ज़्यादा शहादतें भी हमारे यही केपीके हमारे पश्तून बहन भाई दे रहे हैं, बहुत उन्होंने तकालीफ उठाई हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि सबको मिल के काम करना है। आई एम श्योर कि अब इस वक्त काफ़ी हालात बेहतर है। बलूचिस्तान में आपके सामने केपी की गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है, चीफ मिनिस्टर बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। अभी जब वहाँ पर 16 टेररिस्ट मारे हैं, अब वो ये देख रहे हैं कि इनको किसने सहूलतकारी की, ये रात को किसके पास ठहरे, किसने इनको खाना दिया, किसने इनको रिकॉनेसेंस करवाई, किसने इनको ट्रांसपोर्ट दी, किसने इनको प्रोटेक्शन दी, ताकि ये जो आई जो ये देश और दहशतगर्द, दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ बतौर एक्सपर्ट ज़रा जानना चाहूँगा, ये जो सप्लाई चेन है, वेपन सप्लाई चेन होती है, दूसरी तरफ ये जो फाइनेंशियल चेन है, इसको कैसे तोड़ना होता है, और इसके लिए क्या कोई मजबूत निज़ाम की ज़रूरत है हमें? देखिए, इसके लिए एक तो है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की फुल सपोर्ट, नंबर 2 आपके कस्टम, आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग, ताकि ये जो वहाँ से स्मगलिंग होती है वो बंद कर दी जाए, उसको हमने रोकना है। इलीगल स्पेक्ट्रम में जो ये फाइनेंशियल, ये टेररिज्म, जो ये इलीगल पैसे मनी फ्लो होती है, इसको हमने रोकना है, टेररिज्म को ना जाए। इलीगल गाड़ियाँ ये इस्तेमाल करते हैं, ये जो नॉन ड्यूटी पेड हैं, इनको हमने कंट्रोल करना है।
ये सारी, लेकिन देखें ये प्रॉब्लम ये केपीके में ज़्यादा। तो केपीके की गवर्नमेंट को चाहिए कि आप बैठें, सिक्योरिटी फोर्सेस से बैठें, फेडरल गवर्नमेंट से बैठें, नेशनल इश्यूज के ऊपर आपके कोई डिफरेंस नहीं होने चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल डिफरेंस बिल्कुल आपकी अपना वो है, आपकी पार्टी के आप डिफरेंस रखें, बट व्हेन वी टॉक अबाउट रियासत के लिए, देन इट इज ऑल वन वॉइस, ओनली वन सिक्योरिटी फोर्सेस, और तमाम प्रोविंस एंड फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑल एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, दे ऑल हैव टू बी टुगेदर टू हार्नेस ये के रिसोर्सेज को, और देन यू गो फाइट। ये दुश्मनों का मैसेज है कि अब आप मुझे बताएं ना कि जो धमाका हुआ है, कितना फील्ड मार्शल थे यासिर मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस में हैं, कितनी एफर्ट कर रहे हैं कि मुल्क में पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज जाए। कभी माइनर मिलियन की कॉन्फ्रेंस होती है, अभी आपके कितने सेंट्रल एशिया के प्रेसिडेंट्स आए हैं पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट भी लोग आना चाह रहे हैं, बट व्हेन यू गो फॉर दिस, एक धमाका होता है, कितना डिफरेंट इमेज आता है। क्या कोई बाहर से इन हालात में अपनी जान माल की हिफाजत चाहेगा, या वो यहाँ पर रिस्क लेना चाहेगा? सही बात है। ये दिस इज द थिंग वी हैव टू वर्क आउट एज ए नेशन। बलूचिस्तान की सिचुएशन सर बेहतर है, आप समझ रहे बेहतर हो रहा है? वहाँ के सीएम वैसे बड़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, पंजाब ने भी 10 अरब रुपए देने का ऐलान किया। मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है कि एक सूबा दूसरे सूबे के साथ कोऑर्डिनेशन, उसकी हेल्प, उसकी मावनत करेगा। कल को सबको ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। और ये जो BLA है, इनका खात्मा, जो इंडियन फंडेड एलिमेंट जो अफगान के थ्रू यहाँ पर काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के थ्रू, इसका क्या करना है? देखिए, इशू तो यही है कि आप इस वक्त पाकिस्तान का स्टेचर दुनिया में बहुत हाई है। जो हमारी मुसल्लह अफवाज ने कारकर्दगी दिखाई है, इतने बड़े दुश्मनों को शिकस्त अफवाज दी है, इंडिया आइसोलेट हो गया, पाकिस्तान को दुनिया एक्सेप्ट एक रिकग्नाइज करती है, हमारी मुसल्लह अफवाज को दुनिया समझती है कि ये बहुत बैटल हार्डन और प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज हैं। और फील्ड मार्शल को दुनिया आपके सामने ट्रम्प की इतनी तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं। यूरोपियन यूनियन देख लें, मिडिल ईस्ट देख लें, मिडिल पावर का, मिडिल कंट्री जो हैं उनका हमें, उन्होंने काफ़ी लीडर भी तकरीबन बन गए हैं। साउथ एशिया में हम वी आर द वन जो हम सबको मैनेज कर रहे हैं, वी आर रीजनल स्टेबलाइजर बन गए हैं। तो इन चीज़ों के अंदर अब हमें अमेरिका से बात करने की जरूरत है कि देखें, आप जा रहे थे, इतना वेपन हमने छोड़ दिए हैं, हर महीने आप 30-40 मिलियन डॉलर उनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, इंडियन को कुल छुट्टी दी हुई है। वो सर इंडिया के लिए FATF के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। FATF की बात भी देखें, इंडिया इज ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क। कनाडा में जो की है, अमेरिका में की है, पाकिस्तान में हमारे सिविल शहीद किए हैं, UK में किए हैं, सिडनी में जो कुछ हुआ, तो ये केस टेकअप करना चाहिए कि उसको FATF में डालें, ब्लैक लिस्ट में डालें, ग्रे लिस्ट में डालें, ताकि इट शुड कहीं ना कहीं बैकफुट पर आए। इसके लिए 3 मुल्कों की जरूरत होती है, वो पाकिस्तान का मैनेज, लेकिन हमें ये दुनिया को बताने की जरूरत है। सेकंड, इस्लामाबाद में आपके सारे एम्बेसडर्स हैं, उनको ब्रीफ करें, फॉरेन ऑफिस, इंटीरियर मिनिस्टर, कि जी ये दिस व्हाट इंडिया इज डूइंग, ये हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, आप सब कुछ छोड़ के गए हैं, फेस हम कर रहे हैं और हमारी मदद भी कोई नहीं कर रहा। हम 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं, और हम अकेले लड़े, अपने रिसोर्सेज ड्रेन आउट कर रहे हैं, अपनी शहादतें दे रहे हैं। व्हाट द हेल यू पीपल आर डूइंग इट? यू वांट कि जब ये हम हमारे हाथ से निकल जाए, फिर आपको तकलीफ हो, फिर आप आएंगे। दिस इज द टाइम टू कंट्रोल देम। तो आई थिंक दिस इज दैट पाकिस्तान नीड टू डू। ठीक है, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।